भारत के संविधान की किताब में एक एक लाइन है जो कहती है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सिर्फ तब तक अपनी कुर्सी पर बैठ सकता है जब तक राज्यपाल को खुशी हो। मतलब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजशाही की बात करें, है ना, जहाँ एक राजा जब चाहे अपने वजीर को निकाल सकता है। बिल्कुल एकदम किसी पुराने नाटक जैसा लगता है। हाँ, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के लोकतंत्र में इस एक शब्द प्लेजर यानी प्रसाद के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा सरकारें बनी और गिरी हैं। हम अक्सर राजनीति को मतलब चुनावी रैलियों या टीवी बहसों के चश्मे से देखते हैं। जी, जो कि बहुत ही सतही है। सही कहा। लेकिन सत्ता की जो असली चाबियां हैं ना, वो उन भारी भरकम संवैधानिक किताबों के पन्नों में छिपी हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन सतही राजनीतिक ड्रामों से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। एक बहुत ही जरूरी कदम। हमारे पास द गवर्नर्स प्लेजर एंड द चीफ मिनिस्टर्स टेन्योर नाम का एक बहुत ही विस्तृत लेख है और हमारा लक्ष्य ये डिकोड करना है कि सत्ता के गलियारों में कोई व्यक्ति कैसे टिकता है और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसके पीछे कौन सी अदृश्य कानूनी मशीनरी काम कर रही होती है। बहुत दिलचस्प होने वाला है ये। बिल्कुल, सुनने वालों के लिए ये एक शानदार सफर होने वाला है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की ताकत किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं बल्कि एक बेहद सख्त और पारदर्शी गणित पर टिकी होती है। देखिए, ये विषय असल में हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की एकदम रीढ़ है। मतलब जब हम टीवी पर किसी सरकार को गिरते हुए देखते हैं ना, तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज होती है। हाँ, वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना लगती है, लेकिन असल में वो संविधान के कई अनुच्छेदों का सीधा एक्शन होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो शब्द संविधान में लिखे गए हैं उनका कानूनी और व्यवहारिक अर्थ उस अर्थ से बहुत अलग हो सकता है जो हम आम बोलचाल में निकालते हैं। ठीक है, तो आइए इसी बात से शुरू करते हैं। मैं सीधे उस नियम पर आना चाहूंगा जो ये स्रोत पढ़ते समय मुझे सबसे ज्यादा विरोधाभासी लगा। अच्छा, कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 164(1). ये स्पष्ट रूप से कहता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसादापर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर अपने पद पर बने रहेंगे। बिल्कुल लिखा है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर इसे एक कॉर्पोरेट ढांचे में रखकर देखा जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि राज्यपाल किसी कंपनी के सीईओ की तरह हैं जो मुख्यमंत्री रूपी मैनेजर को काम पर रखते हैं और अगर उनका काम पसंद ना आए या मान लीजिए किसी दिन उनका मूड ही खराब हो तो वे उसे सीधे बर्खास्त कर सकते हैं? क्योंकि प्लेजर शब्द का सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि भाई जब तक मैं खुश हूं तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है। यहाँ कानूनी भाषा और आम भाषा का बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। आपकी ये जो कॉर्पोरेट वाली एनालॉजी है ना, ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लग सकती है। हाँ, मतलब आम इंसान तो ऐसे ही सोचेगा। बिल्कुल, लेकिन संवैधानिक कानून के नजरिए से ये पूरी तरह से गलत है। संविधान में प्लेजर या प्रसाद पर्यंत का अर्थ राज्यपाल की व्यक्तिगत खुशी या उनका मूड या उनका कोई असीमित अधिकार नहीं है। ओहो, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसका इस्तेमाल राजभवन में बैठे बैठे मनमाने ढंग से किया जा सके। तो एक बात बताइए, अगर इसका मतलब व्यक्तिगत खुशी नहीं है तो संविधान निर्माताओं ने इस शब्द को रखा ही क्यों? मतलब वे कोई सीधा और स्पष्ट शब्द भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना। ये बहुत वाजिब सवाल है। इस भ्रामक शब्द के पीछे का ऐतिहासिक कारण क्या है? इसका उत्तर हमें संविधान सभा की बहसों में मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई थी। जब इस अनुच्छेद पर चर्चा हो रही थी तब कई सदस्यों ने ठीक यही चिंता जताई थी कि भाई ये क्या लिख रहे हो आप? एग्जैक्टली कि क्या हम एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को एक गैर निर्वाचित राज्यपाल के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं? तब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हस्तक्षेप किया और इस भ्रम को तोड़ा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने ये प्लेजर शब्द ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से उधार लिया है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इस शब्द का एकमात्र और वास्तविक अर्थ है विधायिका में बहुमत का विश्वास, कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। जी, जब तक एक मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में चुने हुए विधायकों के आधे से अधिक का समर्थन है, तब तक कानूनी रूप से यह माना जाएगा कि उसे राज्यपाल का प्रसाद प्राप्त है। ओह, तो मतलब राज्यपाल की अपनी कोई व्यक्तिगत राय इसमें मायने ही नहीं रखती? बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि राज्यपाल की भूमिका केवल एक रबर स्टैंप की है जिसका काम सिर्फ उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना है जो मुख्यमंत्री उन्हें भेजते हैं?
रबर स्टैंप कहना भी कानूनी तौर पर सही नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां देता है, लेकिन जहां तक निर्वाचित सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री को हटाने का सवाल है, वहां वे एक नाम मात्र के प्रमुख ही हैं, एक टिट्युलर हेड। हमारे स्रोत एजी पेरारीवलन बनाम स्टेट मामले का भी जिक्र करते हैं, तो इस केस ने इस पूरी बहस को कैसे प्रभावित किया? ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। एजी पेरारीवलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत को बहुत ही सख्ती से रेखांकित किया। क्या था इस मामले में? उस मामले में मुख्य विवाद ये था कि क्या राज्यपाल राज्य कैबिनेट की सलाह को मानने से इनकार कर सकते हैं या उस पर अनिश्चित काल तक बैठे रह सकते हैं। अच्छा, फाइलों को दबाकर बैठ जाना। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल को हर हाल में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह यानी एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होगा। वे अपनी कोई समानांतर सरकार नहीं चला सकते। मतलब पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला सकते। बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री के पास बहुमत है तो राज्यपाल ना तो उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, ना ही उनके फैसलों को मनमाने ढंग से रोक सकते हैं। चलिए, ये तो स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को सिर्फ अपने मन से नहीं हटा सकते। लेकिन यहीं से एक व्यावहारिक समस्या पैदा होती है। कैसी समस्या? मान लीजिए किसी राज्य में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची है। अच्छा। सत्तारूढ़ पार्टी के 20 विधायक बागी हो जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ आम बात है। हाँ बिल्कुल। और वे राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल के सामने खड़े होकर कहते हैं कि भाई हम अब इस मुख्यमंत्री के साथ नहीं हैं, और बाकायदा एक हलफनामा भी सौंप देते हैं। अब राज्यपाल की आंखों के सामने ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अल्पमत में आ गया है। तो क्या ऐसे मामले में राज्यपाल इस बहुमत खोने के आधार पर सीधे सरकार को बर्खास्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं? इस परिदृश्य पर भारतीय राजनीति में कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन इसका बहुत ही सीधा कानूनी जवाब है नहीं। लेकिन उनके सामने तो सबूत है। देखिए, राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से राजभवन के लॉन में सिर गिनकर या विधायकों के हलफनामे देखकर ये तय नहीं कर सकते कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्लेजर या बहुमत की परीक्षा केवल एक ही जगह हो सकती है, और वो है सदन का पटल, फ्लोर ऑफ द हाउस। एग्जैक्टली। इसे ही फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों में ये स्थापित किया है कि फ्लोर टेस्ट को बाईपास करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अच्छा, तो जरा इस फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को समझाइए। ये असल में काम कैसे करता है? जी, मतलब क्या ये सिर्फ हाथ उठाने जैसी कोई प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरी प्रणाली है? क्योंकि अगर 20 विधायक कह रहे हैं कि वो साथ नहीं हैं, तो सदन में जाने की अनिवार्यता के पीछे का तर्क क्या है? सदन में जाने की अनिवार्यता के पीछे का सबसे बड़ा तर्क है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। हाँ। राजभवन के बंद कमरे में कोई विधायक दबाव में या लालच में कुछ भी कह सकता है, लेकिन सदन एक पारदर्शी जगह है जहां पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड होती है। ये बात तो है। जब राज्यपाल को लगता है कि बहुमत संदिग्ध है, तो वे मुख्यमंत्री को एक तय समय के भीतर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और विश्वास प्रस्ताव पेश करने का निर्देश देते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जी। और प्रक्रिया की बात करें तो शुरुआत में स्पीकर एक ध्वनि मत यानी वॉइस वोट करा सकते हैं, जहां समर्थन करने वाले हाँ कहते हैं और विरोध करने वाले ना, जो हमने अक्सर टीवी पर देखा है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी भी सदस्य को संदेह हो तो डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग की जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें बाकायदा हर विधायक का वोट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर या पर्ची के माध्यम से दर्ज किया जाता है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि कौन सा विधायक किसके साथ खड़ा है। कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और मान लीजिए कि फ्लोर टेस्ट में वोटिंग होती है और मुख्यमंत्री वो प्रस्ताव हार जाते हैं। जी, यानी उनके पक्ष में पर्याप्त वोट नहीं पड़ते। उसके बाद क्या होता है? क्या कोई अपील का प्रावधान है? नहीं, फ्लोर टेस्ट हारने के बाद कोई अपील नहीं होती। उस वोटिंग के परिणाम का सीधा अर्थ है कि मुख्यमंत्री ने सदन का विश्वास खो दिया है। खेल खत्म। हाँ, संवैधानिक रूप से वोट हारते ही मुख्यमंत्री के लिए अपना इस्तीफा सौंपना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई मुख्यमंत्री इसके बाद भी इस्तीफा देने से आनाकानी करे, जो कि हो सकता है, हाँ, केवल उस स्थिति में राज्यपाल के पास ये शक्ति आ जाती है कि वो सरकार को आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दे। अच्छा, लेकिन एक स्थिति ये भी तो हो सकती है कि मौजूदा मुख्यमंत्री हार जाए और जो विपक्षी दल है उसके पास भी बहुमत का जादुई आंकड़ा ना हो। असेंबली जैसी स्थिति। हाँ, राज्य में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और कोई गठबंधन भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे गतिरोध में फिर राज्य का शासन कैसे चलता है?
जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां विधानसभा के भीतर से कोई भी स्थिर सरकार नहीं बन पाती, तो उसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। ओके। ऐसे गतिरोध को सुलझाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रावधान है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। प्रेसिडेंट्स रूल। जी, इसमें राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाता है या पूरी तरह भंग कर दिया जाता है, और राज्य का सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के पास चला जाता है। समझ गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ये हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला कदम नहीं। राइट। तो ये तो बात हुई तब की जब चीजें गलत दिशा में जा रही हों या बहुमत खो गया हो। जी। अब इसके विपरीत स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक मुख्यमंत्री है जो बेहद लोकप्रिय है, वो हर फ्लोर टेस्ट पास करता है, उसका गठबंधन एकदम मजबूत है, तो क्या वो सत्ता में अनंत काल तक बना रह सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे इस अनुच्छेद 172 के प्रावधान को देखकर ऐसा लगा जैसे ये किसी प्री प्रोग्राम्ड डिजिटल तिजोरी के टाइमर की तरह है। अच्छा, कैसे? मतलब एक बार आपने तिजोरी बंद की और 5 साल का टाइमर सेट कर दिया, तो उसके बाद आप चाहे जो कर लें, तिजोरी अपने आप खुलेगी ही। ये समय सीमा वास्तव में कैसे लागू होती है? मुझे आपकी ये डिजिटल तिजोरी के टाइमर वाली एनालॉजी बहुत पसंद आई। यह स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक है। शुक्रिया। हमारे संविधान निर्माता बहुत स्पष्ट थे कि लोकतंत्र में सत्ता का नवीनीकरण आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा का एक बहुत ही सख्त कार्यकाल तय किया है, जो कि 5 साल है। हाँ, यह कार्यकाल ठीक 5 साल का होता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी विवरण है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। वो क्या? यह 5 साल की उल्टी गिनती चुनाव के नतीजे आने वाले दिन से शुरू नहीं होती, बल्कि नई विधानसभा की पहली बैठक के दिन से शुरू होती है। फर्स्ट मीटिंग से। और जब वह टाइमर 0 पर पहुंचता है, यानी 5 साल पूरे होते हैं, तब वास्तव में क्या होता है? स्रोत स्वचालित विघटन या ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का उल्लेख करता है। तो क्या राज्यपाल को कोई आधिकारिक आदेश जारी करना पड़ता है? यहीं पर इस व्यवस्था की असली ताकत दिखाई देती है। स्वचालित विघटन का अर्थ है कि इसमें किसी आदेश या अधिसूचना की प्रतीक्षा नहीं की जाती। मतलब अपने आप? बिल्कुल अपने आप। जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, विधानसभा कानूनी रूप से अस्तित्वहीन हो जाती है। इसके लिए राज्यपाल के किसी हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। Here's where it gets really interesting. मैं यहाँ एक चरम परिदृश्य, मतलब एक एक्सट्रीम सिनेरियो सामने रखना चाहूंगा। बताइए। मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इतना अड़ियल है कि वो मुख्यमंत्री आवास खाली करने से ही मना कर दे। वो कहे कि भाई मैं कोई इस्तीफा नहीं लिख रहा और मैं ही सरकार चलाऊंगा। तो इस स्वचालित विघटन का उस व्यक्ति पर क्या असर होगा? देखिए, कानूनी नजरिए से उस व्यक्ति की ये जिद पूरी तरह से अर्थहीन होगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री इसलिए था क्योंकि उसके पास उस विधानसभा का बहुमत था। जब अनुच्छेद 172 के तहत वो विधानसभा ही भंग हो गई, तो बहुमत का आधार ही खत्म हो गया। अरे हाँ, बेस ही खत्म हो गया। एग्जैक्टली। उस क्षण के बाद उसका पद, उसकी कैबिनेट और उसकी सभी कार्यकारी शक्तियां बस हवा में गायब हो जाती हैं। मतलब उसका कोई पावर नहीं रहता। बिल्कुल शून्य। यदि वो उस दिन के बाद कोई आदेश पारित भी करता है ना, तो उसकी कानूनी वैधता शून्य होगी। प्रशासन का कोई भी अधिकारी उस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वाओ। ये एक ऐसा सुरक्षा वाल्व है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर स्थायी कब्जा न जमा सके। ये एक बहुत ही सख्त नियंत्रण प्रणाली है। तो हमने देखा कि बाहर कैसे निकाला जाता और समय सीमा कैसे काम करती है। घेरे में हो, मेरा मतलब है अगर वो चुनावी धोखाधड़ी से जीता गया हो, जिसके आधार पर वो 5 साल राज करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा स्रोत यहाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करता है। ये कानून चुनावी परिणामों को कैसे नियंत्रित करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर प्रवेश द्वार ही दूषित है, तो उसके बाद की पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 वो मुख्य कानून है जो भारत में चुनावों के निष्पक्ष संचालन की रूपरेखा तय करता है। राइट। अगर किसी को लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है या नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो इस कानून के तहत इलेक्शन पिटीशन या चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। और ये कहाँ दायर होती है? ये याचिका सीधे राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में दायर करनी होती है। अच्छा, क्या इस याचिका को दायर करने की कोई समय सीमा है
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 4 साल बाद जाकर कहे कि चुनाव में धांधली हुई थी, तो उस राज्य की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए कानून बहुत सख्त समय सीमा तय करता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक 45 दिनों के भीतर ये याचिका दायर की जानी चाहिए। सिर्फ 45 दिन? हाँ, ये 45 दिन का नियम इसलिए रखा गया है ताकि लोकतांत्रिक स्थिरता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बना रहे। आप एक चुनी हुई सरकार को वर्षों तक अनिश्चितता के माहौल में नहीं रख सकते। अगर आपत्ति है तो उसे तत्काल उठाया जाना चाहिए। So what does this all mean? मैं इस याचिका के आधारों को समझना चाहता हूँ। जी, लेख में एक जगह चुनाव रद्द करने के आधार के रूप में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटना का उल्लेख है। हाँ, लार्ज स्केल डिलीशन ऑफ वोटर्स। हाँ, मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। लाखों लोगों की वोटर लिस्ट बनाते समय अगर कुछ नाम कट जाएं, तो ये एक प्रशासनिक या क्लरिकल गलती भी तो हो सकती है। कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। सिर्फ एक प्रशासनिक चूक को पूरे चुनाव को रद्द करने का आधार कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, आपका ये सवाल चुनावी कानून की बहुत गहराई को छूता है। ये समझना होगा कि कानून एक सामान्य प्रशासनिक भूल और एक व्यवस्थित साजिश के बीच अंतर करता है। अच्छा। जब स्रोत बड़े पैमाने पर शब्द का उपयोग करता है तो इसका तात्पर्य कुछ छिटपुट नामों के छूटने से नहीं है। तो फिर किससे है? ये एक ऐसे परिदृश्य की बात कर रहा है जहां किसी विशेष इलाके, समुदाय या वर्ग के मतदाताओं के नाम जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए हों। ओह, ताकि चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया जा सके। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक कागजी गलती नहीं है, बल्कि एक तरह की चुनावी इंजीनियरिंग है। सटीक रूप से। और कानूनी तौर पर यह सिर्फ कागजी गलती नहीं है, बल्कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 का सीधा उल्लंघन है, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। जी, मतदान करना लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त है। अगर आप बड़े पैमाने पर लोगों को वोट देने से रोकते हैं, तो आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है ना? अदालत में जब ऐसी याचिका आती है तो याचिकाकर्ता को ये साबित करना होता है कि इस बड़े पैमाने की गड़बड़ी ने सीधे तौर पर चुनाव परिणाम को बदल दिया है। ओके। अगर यह साबित हो जाता है कि जिन लोगों के नाम काटे गए, यदि वे वोट देते तो परिणाम कुछ और होता, तो उच्च न्यायालय के पास इतनी शक्ति है कि वो उस पूरे चुनाव को ही रद्द घोषित कर दे। बाप रे, ये पूरी चर्चा दिखाती है कि राज्य को चलाने की ये व्यवस्था कितनी आपस में जुड़ी हुई और जटिल है। बिल्कुल है। अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसी भी तरह से प्रसाद या व्यक्तिगत कृपा पर निर्भर नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली परीक्षा है। शुरुआत अनुच्छेद 164 से होती है, जहां सत्ता में बने रहने के लिए सदन में बहुमत होना आवश्यक है। जी। और जब उस बहुमत पर संदेह होता है, तो राजभवन के बंद दरवाजों के बजाय विधानसभा के पारदर्शी पटल पर फ्लोर टेस्ट के जरिए उसका फैसला होता है। एकदम सही। अगर कोई इन सभी परीक्षणों को पार कर भी ले, तो अनुच्छेद 172 का वो टाइमर यह सुनिश्चित करता है कि 5 साल बाद सत्ता स्वतः ही समाप्त हो जाए, ताकि जनता को फिर से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके। और इन सब के ऊपर है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जो यह सुनिश्चित करता है कि उस 5 साल के कार्यकाल की नींव यानी चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और पारदर्शी हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमारा संविधान किसी भी एक व्यक्ति को निरंकुश होने से रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक बहुत ही सटीक सारांश है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर शक्तियों का ऐसा बंटवारा किया है जहां हर संस्था दूसरी संस्था पर नियंत्रण रखती है। चेक एंड बैलेंस। हाँ। राज्यपाल की शक्तियां सीमित हैं, मुख्यमंत्री की शक्तियां विधानसभा पर निर्भर हैं, और विधानसभा अंततः एक तय समय के बाद जनता के प्रति जवाबदेह है। ये पूरी श्रृंखला ये सुनिश्चित करती है कि शक्ति का स्रोत हमेशा जनता ही बनी रहे। जवाबदेही और नियंत्रण, मतलब ये लोकतंत्र की जान है। लेकिन इसी से जुड़ा एक गहरा सवाल मेरे जहन में आता है। कैसा सवाल? जो शायद इन कानूनी अनुच्छेदों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन आज की हमारी चर्चा से उभरता है। बताइए। आज हमने ये तो समझ लिया कि मुख्यमंत्री की पूरी शक्ति और उसका अस्तित्व सदन के निरंतर विश्वास और फ्लो टेस्ट के गणित पर टिका होता है। जी। लेकिन एक पल के लिए इस व्यवस्था के व्यावहारिक असर के बारे में सोचिए। जब कोई सरकार गठबंधन में होती है या बहुमत के किनारे पर खड़ी होती है,
तो उस मुख्यमंत्री को हमेशा ये डर सताता रहता है कि कोई विधायक दल ना बदल ले या कहीं राज्यपाल अचानक फ्लोर टेस्ट का निर्देश ना दे दें। हाँ, ये तलवार तो हमेशा लटकी रहती है। तो सवाल ये है कि क्या सत्ता बचाने का ये निरंतर दबाव, विधायकों को खुश रखने की ये दैनिक जद्दोजहद एक राज्य के दीर्घकालिक फैसलों और विकास नीतियों को नुकसान नहीं पहुंचाती? ये सोचने वाली बात है। जब एक सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ अपना कल बचाने पर लगा हो, तो क्या वो 10 या 20 साल आगे की सोचकर साहसी नीतियां बना सकती है? शायद नहीं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां जो नियम लोकतंत्र को स्थिर रखने और जवाबदेही तय करने के लिए बनाए गए हैं, वही नियम कभी-कभी अच्छे प्रशासन के रास्ते में एक अनचाही बाधा बन जाते हैं। क्या अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद सुशासन के आड़े आ सकती है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो गहरे विचार की मांग करता है। सुनने वालों के लिए आज बस इतना ही सोचने के लिए।